Hello, ninth class. It is second chapter of economics, people as resource. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जनसंख्या एक असेट है या एक लायबिलिटी है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, किस तरह से हम अपनी पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर हमारी पॉपुलेशन का बेटरमेंट कर सकती है और हमें एक डेवलप्ड नेशन में, हमें एक बेटर नेशन में कन्वर्ट कर सकती है। कुछ प्रश्नों के उत्तर हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का क्या रोल है, हेल्थ का क्या रोल है। हम यहाँ पर देखेंगे कि एक व्यक्ति की अपनी वर्किंग लाइफ के अंदर हेल्थ या एजुकेशन या ट्रेनिंग क्या योगदान देती है। हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स इकोनॉमी के क्या होते हैं और उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो प्यारे बच्चे अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। क्या ये एक असेट है या एक लायबिलिटी है, ये एक संपत्ति है या एक जिम्मेदारी है। हम समझते हैं, चलिए, कि इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं एजुकेशन के ऊपर, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लोगों की ट्रेनिंग के ऊपर, जब हम मेडिकल केयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और हमारे जो लोग हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, इस तरह से उनके स्किल्स डेवलप होते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं और इस तरह से ये ट्रेंड और हेल्दी पीपल जो हैं, ये हमारे देश के ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में योगदान देते हैं। यानी हमारे देश का कुल उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा यदि हमारे लोग ज़्यादा शिक्षित, ट्रेंड और एजुकेटेड होंगे। राइट? देखिए, इसकी कुछ नेगेटिव साइड भी थी। पुराने समय में, अब से कुछ पहले तक, कुछ दशकों पहले तक हमारी सरकारें ये समझती थी कि जनसंख्या एक बोझ है, एक बर्डन है। ये केवल तभी तक था जब तक पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, उन फैसिलिटीज़ को देने तक सरकार का ध्यान था। तब ऐसा सरकारें समझने लगी थी कि ये सिर्फ एक सरकारी दायित्व है, जनसंख्या का सरकार के प्रति जो योगदान है तब तक वो सामने नहीं आ रहा था। देखिए, यदि हमारे लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हमारी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो हो चुकी होती है, उस समय हम कह सकते हैं कि हाँ, रिटर्न आना शुरू हो जाता है। रिटर्न जैसे किसी भी रिसोर्स के ऊपर, जैसे किसी भी फील्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट निश्चित रूप से हमें रिटर्न जरूर देती है। ठीक उसी तरह से जब हम ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उनकी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। जितना ज़्यादा हमारे लोग एजुकेटेड होंगे, जितने बेटर ट्रेंड होंगे, उतनी ही प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी यदि वे हेल्दी भी हैं तो। देखिए, कुछ एडवांटेजेस हैं। ज़्यादा जो मोर एजुकेटेड और ए हेल्दियर पॉपुलेशन spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. जिन लोगों को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन या हेल्थ केयर नहीं मिल पाती है, जिस समय वो ज़्यादा पढ़े लिखे, शिक्षित और हेल्दी लोगों के संपर्क में आते हैं तो वह भी कॉन्शियस हो जाते हैं और ये कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन वेलबींग बढ़ती जाती है, जिससे समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है।
यानी आप यदि पढ़े लिखे शिक्षित जो स्वस्थ लोग हैं उनके संपर्क में आएंगे तो आपकी एक्टिविटीज़, आपकी नॉलेज निश्चित रूप से वो भी इम्प्रूव होंगी। ह्यूमन कैपिटल बाकी सारे रिसोर्सेज से सुपीरियर कैपिटल है। कैसे? क्योंकि भाई देखिए, ह्यूमन रिसोर्स इसलिए अच्छी है, इसलिए बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर रिसोर्सेज, क्योंकि यदि हम लैंड को डेवलप करते हैं या कैपिटल को डेवलप करते हैं तो उसके लिए ह्यूमन एक बेसिक नेसेसिटी है। ह्यूमन कैपिटल होगी तभी बाकी सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डेवलप हो पाएंगे। लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी ए लायबिलिटी। जरूरी नहीं है कि लायबिलिटी हो, इसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक प्रोडक्टिव असेट के रूप में बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, फॉर इंस्टेंस बाय इन्वेस्टिगेटिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स, इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, useful scientific researches, and so on. Dear students, if we invest on positives, if we invest on improving the skills of our human beings, then definitely the result will be overall growth of our economy and the nation. Several years of education adds to the quality of labor. Due to this, total productivity gets an enhancement. जब व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लेबर इंप्रूव होती है एजुकेशन देने से तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इन टर्न दिस पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। जब हमारी इनकम बढ़ती है, जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कोई भी नेचुरली हमारी इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उधर इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी यानी सैलरी बढ़ेगी तो हम अपनी चॉइस के आधार पर अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड that educated parents invest more heavily on the education of their children. जो लोग शिक्षित हो जाते हैं, जो लोग हेल्दी होते हैं, वो अपने बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य पर बेटर खर्च कर पाते हैं और बेटर खर्च करने की मानसिक स्थिति में भी होते हैं, क्योंकि वो रियलाइज कर जाते हैं जो इम्पोर्टेंस और वैल्यू ऑफ एजुकेशन उनके लिए जीवन में रही है वही वो अपने बच्चों के लिए भी समझने लगते हैं। Such parents are also conscious of proper nutrition and hygiene. They accordingly take care of their children's requirement for education at school and good health. और इस तरह से एक वर्चुअस साइकिल शुरू होती है जिससे फर्दर डेवलपमेंट उस फैमिली का होता चला जाता है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि जो डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स हैं, जिन पेरेंट्स को फैसिलिटीज़ बचपन में नहीं मिल पाई हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, वो लोग अनएजुकेटेड होने की वजह से, हाइजीन अच्छा ना होने की वजह से और उनका इनकम लेवल कम होने की वजह से अपने चिल्ड्रन को, अपने बच्चों को सिमिलरली डिसएडवांटेज्ड स्टेट में रख पाने के लिए बाध्य हैं। एंड दिस क्रिएट्स ए विशियस साइकिल, और इससे एक ऐसा दुष्चक्र शुरू होता है जिसे हम गरीबी के दुष्चक्र के नाम से जानते हैं। विशियस साइकिल इज नोन एज साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो फर्दर उस परिवार में लगातार गरीबी बनाए रखती है, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, हेल्दी नहीं है, इसलिए उनका जो कॉस्ट है, उनकी जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ है वो नो डाउट फर्दर बढ़ती जाती है। वो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनके खर्च बढ़ते जाते हैं और वो समाज पर एक लायबिलिटी के रूप में बनते जाते हैं। देयर आर सेवरल कंट्रीज़, कई देश ऐसे भी हैं जैसे कि जापान, जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत इन्वेस्ट किया है। ये कंट्री जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स को एक देखिए, दीज कंट्री डू नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स,
कोई बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स इनके पास नहीं थे जापान जैसे देशों के पास में, लेकिन उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को ही अपना बेसिक रिसोर्स समझा। अपने आप को उसके बावजूद भी रिसोर्स ना नेचुरल रिसोर्स कम होने के बावजूद भी ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में कन्वर्ट कर पाए, रिच कंट्रीज़ में कन्वर्ट कर पाए। दे import the natural resource required in their country. Then how did they become rich and developed? कैसे बन पाए? These countries have invested in human resource, especially in the area of education and health. These people have made efficient use of their other resources such as land and capital. जब वो जितनी उनकी जनसंख्या शिक्षित और हेल्दी बनती गई, वो उतना एफिशिएंटली अपने बाकी रिसोर्सेज को डेवलप कर पाई और बाहर से भी चीज़ें इंपोर्ट करके वो उन्हें मॉडिफाई करके अपने देश के समृद्धि में योगदान दे पाए। एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी का डेवलपमेंट हुआ, हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड, जिससे देश अमीर बन गए, डेवलप्ड बन गए। प्यारे बच्चों, ये समझने जैसा है कि जिस समय हम अपनी एजुकेशन पर, अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं, और ये आपके लेवल पे भी है, केवल पेरेंट्स की जिम्मेदारी की बात या राष्ट्र की जिम्मेदारी की बात नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें, अपने आप को बेटर स्किल्ड बनाएं, बेटर एजुकेटेड बनाएं, बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएं, तो निश्चित रूप से कल आपका जो आने वाला कल है वो बेटर होगा, उसमें आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, उसमें आप एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने और अपने परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बना सकेंगे। आइए अब हम अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। देखिए, हमने अपने समाज में देखा है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स। हम पिछली क्लासेस में भी देख चुके हैं कि डिफरेंट हमारे सेक्टर्स जो हैं उनमें हमने क्लासिफाई किया है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को। ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में अपनी इकोनॉमी को बांट सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। ये 3 सेक्टर्स हैं, जिसमें पहला सेक्टर हमारा है प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स कुक्कुट पालन बोलते हैं, मुर्गी पालन। माइनिंग एंड क्वेरिंग आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ हैं बच्चों। इनमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। सेकेंडरी सेक्टर इज़ कंसर्न्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रूप में जानते हैं, जिसमें हम रॉ मटेरियल से कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं जिसे फर्दर हमारे कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र जो है, इसके अंदर ट्रेड्स यानी व्यापार, चीज़ों को खरीदना बेचना, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ दिस सेक्टर। जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है, उसकी वजह से हमारा सर्विस सेक्टर डेवलप करता है और हमारे गुड्स की ओवरऑल प्रोडक्शन पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। जितनी भी एक्टिविटीज़ हम तीनों सेक्टर्स में देखते हैं, इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिन्हें हम आर्थिक संक्रियाएं के नाम से जानते हैं। वेरियस एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो टर्म्ड एज मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या आते हैं? रिम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म्स। कोई भी जो व्यक्ति काम करेगा उसे कुछ उसके रिटर्न में कुछ अर्निंग जरूर होगी। एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट। कोई भी हम काम करते हैं, या तो हमें सैलरी मिलती है या व्यापारी को लाभ मिलता है।
Production of goods or services, including government services, is included in these activities. सरकारी जितनी भी संक्रियाएं होती हैं, या व्यक्तिगत कोई व्यक्ति करे या कोई फर्म करे, वो सारे इसके अंदर काउंट होते हैं. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज. दीज कैन बी कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स. देखिए, हम किसी भी उद्देश्य के लिए, अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए या समाज के उपभोग के लिए कोई भी उत्पादन करेंगे, वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगा. हाँ, इसमें एक दूसरा पहलू भी आता है. ये तो हुए हमारे अर्थव्यवस्था के विभाजन कि किन किन एक्टिविटीज़ को हमने किन किन सेक्टर में लिया है. फिर हम देखते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर भी हमारे समाज में है, जिसका ध्यान करना बहुत ज़रूरी है. मैन और वुमेन के बीच में, परिवार के अंदर भी ऐतिहासिक रूप से हम देखते हैं, सांस्कृतिक कारणों से भी हम देखते हैं, वुमेन को जनरली घर के अंदर के काम दिए गए हैं, जबकि व्यक्ति जो पुरुष है वो फील्ड्स में काम करने के लिए जाता है, बाहर जाता है काम करने के लिए. जो मदर्स हैं वो बर्तन धोती हैं, क्लॉथ वॉशिंग का उनका काम है, क्लीननेस ऑफ हाउस उनका काम है, एंड दे टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन. जबकि फादर्स जो हैं वो कल्टीवेट करते हैं फील्ड्स को, सेल करते हैं प्रोड्यूस को मार्केट के अंदर, और मनी अर्न करते हैं अपनी फैमिली के लिए, या दूसरे बहुत सारे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो करते हैं. नो सैलरी और द पेमेंट इज़ गिवन टू द मदर्स फॉर द सर्विसेज दे परफॉर्म इनसाइड द होम. परफॉर्म what the kind of services they perform, that is the upbringing of the family. But the male member earns money which he spends on rearing his family. Well, कोई भी पैसा जब परिवार के अंदर सर्विसेज की जाती हैं उसके लिए स्त्री को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं. हाँ, और इन जो घर के अंदर किए जाने वाले कार्य हैं, इन्हें हम नेशनल इनकम में भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं देते हैं. लेकिन क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या आप सोच के देखिए, आपका घर परिवार यदि अच्छे से नहीं होगा तो क्या पिता बाहर कमाने के लिए जा सकते हैं? जी हाँ, इनकी बहुत उपयोगिता है. ये आधारभूत उपयोग के लिए हैं, किसी भी देश के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए ये आधारभूत उपयोगिता है. निश्चित रूप से माता का काम जो है, माता का जो घर के अंदर किए जाने वाला स्त्री का काम कार्य है, वह पुरुष के कार्य से किसी भी स्तर पर हीन नहीं है. कई बार अब हम पारंपरिक दृष्टिकोण से देखते हैं, कई बार जो माताएं हैं वो छोटे मोटे कोई चीज़ें करने के लिए, व्यापार करने के लिए भी इन्वॉल्व होती हैं. जैसे दे स्टार्ट सेलिंग एट समथिंग एट जनरल स्टोर्स, दे स्टार्ट सेलिंग समथिंग मेड बाय देयर ओन हैंड्स. जैसे पापड़ बनाने वगैरह का कोई काम कर सकती हैं, सिलाई और दूसरे बहुत सारे काम हो सकते हैं, सेलिंग फिश हो सकता है. और लेबर मार्केट में भी कई बार वुमेन अपने काम को वहाँ पे लेकर जाती है, और दे में स्टार्ट वर्किंग अलोंग विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स. अपने पुरुष साथी के साथ में मिलकर वो काम भी कर सकती हैं. जैसे उनकी एजुकेशन होगी, जैसे उनकी स्किल होगी, उस पर ये डिपेंड करेगा. एजुकेशन जनरली किसी भी व्यक्ति को बेटर यूज़ कर, देखिए अब जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे सामने आ रही हैं, जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने हैं, जो भी उपलब्ध अवसर हैं, उनका हम बेटर यूज़ कर पाएंगे यदि हम एजुकेटेड हैं तो, यदि हमारे स्किल्स अच्छे हैं तो. देखिए, द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट इंक्लूड एजुकेशन एंड स्किल. सबसे बड़ी चीज़ है वो कितना एजुकेटेड व्यक्ति है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, और क्या उसके स्किल्स हैं. मोस्ट ऑफ द वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन. चूँकि पढ़ाई कम होती है वहाँ पर, परिवार और पारंपरिक जो तरीका है उन्हें इतनी शिक्षा नहीं दी गई है उनके पुरुष साथियों की तुलना में, इसलिए वो उतना नहीं कमा पाती हैं. दे आर पेड लो इन कंपैरिजन टू मैन. मोस्ट वुमेन वर्क एट दोज प्लेसेस वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर. ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उन्हें काम करना पड़ता है. न्यूमरस एक्टिविटीज़ परटेनिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मीगरे. वहाँ पर कोई लीगल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती. एम्प्लॉयमेंट जो ऐसे में होता है, जो वो लो इनकम एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है और इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है, वहाँ लो वेजेस होती हैं. इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़. जैसे वहाँ मैटरनिटी लीव भी नहीं होती, चाइल्ड केयर फैसिलिटी नहीं होती, और दूसरी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स भी वहाँ नहीं होते. हायर एजुकेटेड वुमेन and who have skill formation,
are paid at par with the men. Among the organized sector, they are attracted mostly towards teaching and medicine. देखिए, जो स्त्रियां पढ़ लिख जाती हैं, निश्चित रूप से जिनका स्किल्स अपने पुरुष साथियों की तुलना में बिल्कुल बराबर है, उन्हें उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी पुरुषों को मिलेगी। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं और ज़्यादातर जो स्त्रियां काम करती हैं टीचिंग और मेडिसिन सेक्टर में करती हैं। कुछ वुमेन जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी जा रही हैं, और आज कोई भी फील्ड हमारी इकोनॉमी का ऐसा नहीं है जो स्त्रियां जहां पर जाकर अपना एक अच्छा रोल वहां पे ना कर रही हों। जहां पर हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज की भी जहां आवश्यकता होती है, ऐसी सर्विसेज के अंदर भी वीमेन का रोल बढ़ा है। और हमारा जो समाज है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ओवरऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, एजुकेशन ट्रेनिंग में, और मेल फीमेल वर्क अलॉटमेंट में भी हमारा राष्ट्र तरक्की कर रहा है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।